नमस्कार, मेरा नाम विवेक कुमार है। मैं एमएलटी कॉलेज सहरसा के इतिहास विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। आज की इस ई लर्निंग कक्षा में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग अपनी चर्चा में एमए फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर संख्या 4 में पूछे जाने वाले प्रश्न, भारत में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास, पेपर के ऊपर चर्चा की शुरुआत करेंगे। चर्चा का विषय रहेगा ब्रिटिश भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के विकास पर एक चर्चा। मतलब ब्रिटिश भारत में साइंस एंड टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के ऊपर हम लोग एक चर्चा करेंगे। ब्रिटिश भारत कहने से तात्पर्य है कि वह काल जब अंग्रेज़ों ने भारत पर अपना शासन स्थापित कर लिया था और अंग्रेज़ों के जाने के पूर्व तक ब्रिटिश आधिपत्य में जो भारत रहा, तो अंग्रेज़ों के अधीन भारत में विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में जो विकास हुए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। हम लोग अपने मूल विषय पर आने से पहले अपने चर्चा से संबंधित टॉपिक पर ही थोड़ा पीछे जाकर यूरोप के इतिहास पर थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं कि जिन परिस्थितियों में भारत पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हुआ, या जब अंग्रेज़ भारत आए या यूरोपीय कंपनियां जब भारत में व्यापार के लिए आई, उस काल में यूरोप का परिदृश्य क्या था, यूरोप में क्या क्या बदलाव हो रहे थे और भारत में क्या क्या बदलाव हो रहे थे। भारत में उस समय मुग़ल सत्ता अपनी ताकत खो रही थी और औरंगजेब के जाने के बाद मुग़ल सत्ता का तेज़ी से पतन हुआ। मुग़ल सम्राट भारत में सबसे बड़ी शक्ति थे और एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था बनाए रखी थी। भारत में सबसे बड़ी शक्ति के रूप में मुग़ल सम्राट का आधिपत्य था। उसी समय हम देखते हैं कि जब भारत में मुग़ल सत्ता की शुरुआत हुई, उस समय यूरोप में क्या बदल रहा था और दोनों में क्या अंतर था। तो हम लोग अपने चर्चा के मूल विषय ब्रिटिश भारत में साइंस और टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट पर आने से पहले थोड़ा सा इस पर नज़र डालते हैं कि यूरोप में बदलाव क्या क्या हुए। इस 15वीं, 16वीं, 17वीं सदी में यूरोप में क्या क्या बदलाव हुए जिससे भारत अछूता रह गया, या भारत पर उसका सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ा, और भारत किस स्थिति में था जिसका दुष्प्रभाव या दुष्परिणाम उसे अपनी ताकत, अपनी देशी सत्ता खोकर किसी विदेशी शक्ति के अधीन होना पड़ा। इन सारे विषयों पर एक संक्षिप्त चर्चा हम लोग करते हैं। हम लोग जान रहे हैं कि यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन के बाद पुनर्जागरण का काल चला और पुनर्जागरण के बाद फिर वहाँ औद्योगिकरण का काल की शुरुआत हुई। धर्म युद्ध का दौर, जो मध्यकालीन यूरोप का इतिहास जब हम लोग पढ़ते हैं, जिसको अंधकार का दौर कहते हैं, जब धर्म के आधार पर लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, खासकर इस्लाम और ईसाइयों के बीच में लंबे समय तक धर्म युद्ध लड़ा गया, क्रूसेड जिसको कहा जाता है। और धर्म युद्ध के बाद जब वहाँ पर धार्मिक पुनर्जागरण का दौर चला, धार्मिक आंदोलन की शुरुआत हुई और पुनर्जागरण का दौर चला, जिसके प्रभाव में, जिसके परिणाम स्वरूप विज्ञान पर जो धर्म का आडंबर था या विज्ञान पर जो धर्म का प्रभाव था वो धीरे धीरे कम होता गया। पुनर्जागरण के काल में हम देखते हैं कि अब तक जो भगवान हर विषय के केंद्र में था, हर विषय की उत्पत्ति का स्रोत भगवान को, ईश्वर को माना गया था और हर विषय के केंद्र बिंदु में ईश्वर ही था। सारे दर्शन, सिद्धांत, परिणाम, कार्य, कारण सभी कुछ ईश्वर से जोड़कर देखा जाता था। शिक्षा के क्षेत्र में चर्च का प्रभाव था और चर्च ही अपने तरीके से विज्ञान और साहित्य को व्याख्यायित करता था। पुनर्जागरण के दौर में बदलाव, सबसे बड़ा बदलाव यह आया कि अब जो ईश्वर केंद्र में था उसका स्थान मानवों ने ले लिया। मतलब कि अब विषयों की शुरुआत, विषयों की व्याख्या
मानव को केंद्र में रखकर करनी शुरू हुई। जीवन मानव के लिए इस रूप में देखा जाने लगा और लोग धीरे धीरे लिखी हुई बातों को या मनमाने ढंग से व्याख्यायित की गई बातों के अलग हटकर तर्क और विज्ञान के सतह पर आने लगे थे। तर्क का प्रचलन बढ़ता जा रहा था और विज्ञान का प्रचलन बढ़ता जा रहा था। इसका प्रभाव यह हुआ कि चीज़ें प्रमाणिक होने लगी, सिद्धांत प्रमाणिकता की ओर बढ़ने लगे, नए नए प्रयोगों का दौर शुरू हुआ, नए नए सिद्धांत आए और विज्ञान के क्षेत्र में काफ़ी बदलाव आया। इसका सकारात्मक परिणाम यह हुआ कि विज्ञान काफ़ी तेज़ी से बदला, काफ़ी तेज़ी से विकसित हुआ। केवल ये अर्थव्यवस्था के क्षेत्र, केवल ये उद्योग धंधों के क्षेत्र में ही नहीं, जीवन के हर क्षेत्र में तकनीक को मानव के लिए सुलभ करने का प्रयास करने का दौर शुरू हुआ। तकनीक मानव के लिए इस रूप में आजमाया जाने लगा। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में कृषि क्रांतियाँ हुई। पारंपरिक रूप से जो खेती होती थी उस जगह पर कृषि यंत्रों का, उन्नत बीजों का, बड़े बड़े फार्म हाउस के रूप में खेती करने का, ये सभी चीज़ों में इन सभी चीज़ों का उपाय अपनाया गया। खेती में काफ़ी उत्पादन के स्तर में काफ़ी वृद्धि हुई। जनसंख्या का दबाव जो खेती पर ज़्यादा था वो कम हुआ और व्यापार के दूसरे साधन तेज़ी से विकसित हुए। इसी तरह यातायात के साधनों का विकास हुआ और कुल मिलाकर इसने उद्योग धंधों के विकास की पृष्ठभूमि रच दी। नई नई तकनीकों के विकास ने औद्योगिक क्रांति की शुरुआत कर दी। औद्योगिक क्रांति, पिछले क्लास में हम लोग जब औद्योगिक क्रांति पर चर्चा कर रहे थे उस समय भी देखे कि कितने नए नए आविष्कार आए जिन्होंने चीज़ों को बनाना और भी सुलभ कर दिया। जो चीज़ें पहले हाथ से बनाई जाती थी वो अब मशीन में तैयार की जाने लगी। उत्पादन का लागत घट गया, उत्पादन की गुणवत्ता में सुधार होने लगा, उत्पादन की मात्रा में सुधार होने लगा और जो काम महीनों में होता था वो दिनों में, हफ्ता में, दिनों में होने लगा। उत्पादन का स्तर बढ़ा। तो इन सभी चीज़ों ने धीरे धीरे व्यापार को बढ़ाया, क्योंकि जब उत्पादन का स्तर बढ़ा, उत्पादन ज़्यादा मात्रा में होने लगा तो उपभोग के लिए बाज़ार ढूंढने की आवश्यकता पड़ने लगी। इसी समय नए नए देशों की खोज हुई, भौगोलिक खोज हुई और यूरोप में जो बदलाव आए वो केवल विज्ञान ने केवल अर्थव्यवस्था पर ही प्रभाव नहीं डाला या केवल धार्मिक व्यवस्था पर ही प्रभाव नहीं डाला, बल्कि उसने अपना प्रभाव सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में भी डाला। राजनीतिक क्रांतियाँ हुई और यूरोप के सभी महत्वपूर्ण देश, बड़े बड़े देश जैसे फ्रांस, स्पेन वगैरह, ये सारे देशों में परिवर्तन की मांग उठने लगी। यह परिवर्तन का दौर जो देखते हैं कि 16वीं 17वीं सदी से शुरू हुआ वो 18वीं 19वीं सदी तक लगातार चलता गया और प्रशासनिक व्यवस्थाओं में काफ़ी बदलाव आया। तो इन सभी बदलावों का प्रभाव यह पड़ा कि राजनीतिक या आर्थिक दोनों शक्तियों ने नई नई खोजों को प्रश्रय दिया और इसके परिणाम स्वरूप विश्व के दूसरे देशों को खोजने की होड़ चल पड़ी। खास तौर पर अमेरिका और अफ्रीका, एशिया, इन 3 महाद्वीपों में दूसरे नए नए देश खोजे गए, जिसमें सबसे ज़्यादा लालच दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार वाणिज्य को लेकर था, क्योंकि प्राचीन रोमन साम्राज्य में इन क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में व्यापार होता था और यह व्यापार यूरोपीय व्यापारियों के लिए काफ़ी फायदेमंद था। तो इस कारण से ललायित होकर लोग दक्षिण पूर्व एशिया, भारत जैसे देशों की खोज में निकले और इसी क्रम में पश्चिम की ओर बढ़ते हुए अमेरिका को खोज बैठे और पूर्व की ओर बढ़ते हुए अफ्रीका तट को पार करते हुए वो भारत के दक्षिणी सिरे पर पहुंच गए और फिर यहाँ से दक्षिण पूर्व एशिया के दूसरे देशों की भी खोज हुई। तो इन बदलावों से व्यापार को काफ़ी सहायता मिली। यूरोप में व्यापारी वर्ग काफ़ी उन्नत अवस्था में आया और दूसरे दक्षिण पूर्व एशिया और दूसरे महाद्वीपों के साथ
अफ्रीका और अमेरिका के साथ भी व्यापार वाणिज्य को काफ़ी बढ़ावा मिला। तो ये उस समय यूरोप की दशा थी। यूरोप के पास पूंजी का प्रवाह बढ़ रहा था, उत्पादन बढ़ रहा था, राजनीतिक शांति स्थापित होने लगी थी, राज्य जो है वो सुसंगठित अवस्था में लौटने लगा था और नई नई चीज़ों ने उत्पादन के तौर तरीकों को बदल दिया था। इसने उपभोग के तौर तरीकों को भी प्रभावित किया था। इससे आर्थिक संपन्नता बढ़ रही थी। यह अलग बात है कि यह आर्थिक संपन्नता जो है वो कुछ लोगों, पूरी जनसंख्या को इसका लाभ नहीं मिल रहा था, लेकिन रोजगार के मामले में या कृषि क्रांतियों के मामले में या राज्य की संपन्नता के मामले में यह दूरगामी प्रभाव वाला सिद्ध हुआ था। अब हम लोग इसके दूसरे तरफ भारत की, तत्कालीन भारत की जो स्थिति थी उस पर चर्चा करते हैं कि भारत की क्या स्थिति थी।